हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के स्टैटिक जीके सेशन नंबर 21 में आपका स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार आप लोग भी रेगुलर हम लोगों की तरह ही पढ़ रहे होंगे और आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग जो स्टैटिक क्वेश्चन लेकर आते हैं वो आपके हर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी हम लोग के देश में जनवरी में अयोध्या मंदिर श्री राम भगवान आने वाले हैं। तो एक चीज़ आप लोग दिमाग डालो कि आप लोग अगर रामायण देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा कि जब श्री राम भगवान मतलब कि धरती लोक से स्वर्ग लोक जाने लगे थे तो उस समय उनके आसपास काम करने वाले जितने भी लोग थे, चाहे वो गांव के लोग हों चाहे मंत्री परिषद के लोग हों, वो सब लोग भगवान के रूप में धरती पर उनकी सेवा करने के लिए आए थे। और लास्ट में रामायण में दिखाया गया कि वो सभी लोग जो थे वो 33 करोड़ देवता लोग ही आए हुए थे और श्री राम भगवान के साथ चले गए थे। और उस समय श्री राम भगवान ने कहा था कि आप लोग मेरी सेवा के लिए आए थे और फिर जब धरती पर मैं आऊंगा तो आप लोग फिर मेरी सेवा करने के लिए मेरे साथ आना। और देखो कितना सुनहरा अवसर है कि इस बार जनवरी में श्री राम भगवान जब आ रहे हैं तो उनके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट ने 60,000 जीडी सिपाहियों की भर्ती निकाली है। किनके लिए? तो यूपी और श्री राम भगवान की सेवा करने के लिए। तो ये कितना बड़ा उपलब्धि है, पता नहीं, शायद आप लोग भी उस समय भगवान की सेवा करने के लिए वहां पर उपस्थित होंगे तो आपको एक सुनहरा अवसर मिलने वाला है फिर से अयोध्या नगरी में जाकर श्री राम भगवान की सेवा करने के लिए। इस बार इसीलिए मौका मत छोड़ो और निश्चित तौर पर जॉब लो। और वो जॉब कैसे आएगा? तो उसमें एक आपका स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा क्योंकि 75 क्वेश्चन जीके जीएस है और आपका क्या है, हिंदी है। तो सोचो कि इसमें आप इजिली अगर यहाँ से मार्क्स ले उठा लेते हो तो आपका रिजल्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप लोग मेहनत करो और निश्चित तौर पर इस बार जॉब लो। तो चलो, आज का सेशन हम लोग शालू मिस के साथ फिर से शुरू करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिस आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन नंबर 21 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? दो तीन चीज यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल किया। अयस्क क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि अयस्क में जो अशुद्ध पदार्थ होता है, क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम में कि अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को क्या कहा जाता है। अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहा जाता है। पहले तो आइएगा इसका आंसर देखते हैं कि अशुद्ध को हटाने के लिए तो जो अशुद्ध पदार्थ होता है अयस्क में, उसके लिए भी प्रॉपर एक वर्ड यूज होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैंग। वन लाइनर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। अब इस गैंग को हटाने के लिए किस चीज का यूज होता है, जो हम लोग बाहर से यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फ्लश। आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं खनिज के बारे में कि खनिज क्या है। तो देखिएगा भूपर्पटी पर मतलब आपका जो स्थल एरिया है भूपर्पटी पर, थोड़ा सा देखिएगा एक्सप्लेनेशन से समझ में आएगा। भूपर्पटी पर उपस्थित प्राकृतिक रूप से तत्व एवं यौगिक को क्या कहते हैं, यौगिक को खनिज या मिनरल्स कहा जाता है, को खनिज कहते हैं, ठीक है। खनिज क्या बता रहा है कि भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से जो तत्व और यौगिक उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खनिज। तो ये तो खनिज का डिफिनेशन हुआ। नेक्स्ट आपसे अयस्क भी पूछेगा, चूंकि सवाल किस चीज का हुआ, अयस्क हुआ है। अब अयस्क किसे कहते हैं, तो वैसे खनिज, ध्यान से देखिएगा पहले, वैसे खनिज जिनसे ठीक है बहुत आसानी रूप से और बहुत कम खर्च में, वैसे खनिज जिनसे आसानी रूप से तथा कम खर्च में धातु निकाला जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अयस्क। इसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो कभी कभी ये सब टाइप का कंफ्यूजन होता है कि पहले तो जो आप जो भूपर्पटी से जो सामान निकाले वो खनिज कहला रहा है, खनिज में भी वैसा खनिज,
खनिज में भी वैसा खनिज जिससे आसानी रूप से क्या होता है, एलिमेंट निकल सकता है, धातु निकल सकता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं अयस्क। ठीक है, अब देखिएगा अयस्क से क्या निकल रहा है, धातु। अयस्क से क्या निकल रहा है, धातु। तो क्वेश्चन कभी कभी बनता है, जैसे देखिएगा आप नाम सुने होंगे हेमेटाइट। ठीक है, आपसे सवाल करेगा कि हेमेटाइट जो है किसका अयस्क है। जैसे ही आपको पता चला कि हेमेटाइट अयस्क है, इससे आपको ये भी पता चल गया कि हेमेटाइट से कोई ना कोई धातु निकाला जाएगा। तो हेमेटाइट से कौन सा धातु निकलता है, लोहा। ठीक है, जैसे आपसे सवाल करेगा कि बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है, अयस्क आया, इट मींस कि आप पहले ही समझ गए कि इससे कोई धातु निकाला जाएगा। कौन सा धातु, एल्युमिनियम। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सिनेबार, सिनेबार किसका अयस्क है, अयस्क है, इट मींस कि इससे कोई धातु निकलेगा। और कौन सा धातु निकलता है, तो धातु निकलता है पारा, पारा। ठीक है, एकमात्र धातु जो लिक्विड रूप में होता है। आपसे पूछेगा कि गैलेना, गैलेना किसका अयस्क है, इट मींस कि इससे कोई धातु निकलेगा। और कौन सा धातु निकलता है, सीसा। ठीक है, आपसे पूछेगा एजोराइट। ठीक है, एजोराइट जो है ये किसका अयस्क है। वैसे ही हम लोग को समझ में आ गया कि भाई इससे धातु निकल रहा है, इट मींस ये क्या है, अयस्क है, और इससे निकलता है चांदी। ठीक है, तो ऐसा ही आप याद रखोगे। और हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, बी। गैंग क्या होता है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को, मतलब गैंग को जब निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, वो धातु बन जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा क्या बोल रहा है, प्रकाश के कणिका मॉडल को किसने प्रस्तुत किया। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। तो प्रकाश एक छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। इस मॉडल को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो इसे प्रस्तुत किया था दकार्ते ने। ठीक है, कौन प्रस्तुत किया था, दकार्ते। ठीक है, 1637 ईस्वी में, 1637 ईस्वी में दकार्ते बताया कि जो प्रकाश है ये छोटा छोटा कण से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जैसे अगर बात करें प्रकाश के बारे में, ठीक है, तो जो प्रकाश है ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे आप देखिएगा इसका नाम आता है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो है ये क्या बताया था, ये बताया था कि जो प्रकाश है, प्रकाश ये निर्वात में, ठीक है, प्रकाश निर्वात, इसी को कहा जाता है वैक्यूम। प्रकाश जो है निर्वात में कैसे गमन करता है, निर्वात में, ठीक है, निर्वात में कैसे विचलन करता है या कैसे चलता है, विचलन करता है। ये कौन सिद्धांत दिया था, तो ये दिया था आपका जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, और आपका प्रकाश एक तरंग सिद्धांत है, इस चीज का सिद्धांत कौन दिया, तो ये दिया था आपका हैगेन्स। ठीक है, प्रकाश जो है, ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, ये आपका कॉन्सेप्ट कौन दिया था, तो ये दिया था आपका हैगेन्स ने। एक और क्वेश्चन करता है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ से कि प्रकाश एक कैसा तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये सब सारा कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, तो ये आपका प्रकाश से रिलेटेड है। और ये भी आपका एक तरह का, मतलब देखिए अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है मैक्सिमम टाइम अनुप्रस्थ में और अनुदैर्ध्य में, अनुदैर्ध्य में। यहाँ पे कैसे याद रखिएगा, छोटा सा अगर आप याद रखना चाहते हो तो प्र यहाँ पे हो जाएगा, और प्र से क्या हो सकता है, प्रकाश। तो ऐसे याद रखिएगा कि आपका प्रकाश अनुप्रस्थ हो जाएगा, और आपका ध्वनि जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य तरंग, और इसका आंसर हो जाएगा दकार्ते। ठीक है, जैसे 1637 आ रहा है, 1687 में भी एक बुक आया था। ठीक है, 1687 में एक बुक आया था, और कौन सा नाम था इस बुक का, प्रिंसिपिया। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट करके कि ये जो प्रिंसिपिया बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा 3 क्या बोल रहा है, आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर, हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कितनी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। मतलब नॉर्मली जो आप देखते हो नोट उस नोट पे कितना लैंग्वेज का मतलब सारा लिखा होता है कि कितने लैंग्वेज वहां पे यूज हो रहे होते हैं। तो देखिएगा ऐसे यहाँ पे क्या बोल दिया, हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर, मतलब 2 तो यहाँ पर हो गया, और 15 और भी लैंग्वेज होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा असमिया हो गया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, ये सारे टोटल 15 लैंग्वेज होते हैं, और एक लैंग्वेज होता है हिंदी, और एक लैंग्वेज होता है इंग्लिश। तो यहाँ पे याद रखिएगा टोटल 17 लैंग्वेज का यूज होता है, किसमें, तो अपने नोट में। ठीक है, ये नोट जो है किसके द्वारा निकाला जाता है, तो आरबीआई बैंक के द्वारा निकाला जाता है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे आरबीआई के बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है। इसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? तो एक्ट हो जाएगा आपका आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इस बैंक की स्थापना हुई। और कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में। और हाँ, एक कमेटी भी आप याद रखोगे कि किस कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई? तो ये हो जाएगा यंग हिल्टन कमेटी। यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर, यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। एक्ट पूछेगा तो आप 1934 का बताओगे, और उसके बाद अगर आपसे स्थापना ईयर पूछता है तो आप क्या बताओगे? 1935। चलिए, यहाँ पे ये आपका प्राइवेट था, और फिर यहाँ पे 1937 में, ठीक है, 1937 में इस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? इस समय इसका मुख्यालय था कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता। 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? तो 1937 में इसका मुख्यालय कहाँ किया गया? मुंबई। आगे आते हैं। अब देखिएगा, उसके बाद फिर 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और आपसे पूछता है कि प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी डी देशमुख, ठीक है। ये पहले भारतीय गवर्नर थे। आपसे पूछेगा कि भारत के कोई ऐसे पीएम रहे हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी थे? तो हाँ, रहे हैं। और कौन रहे हैं? तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये एक टाइम में आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, और एक टाइम में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। अभी कौन है? तो अभी हैं शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास अभी कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है। कोई भी महिला गवर्नर अभी तक आरबीआई की नहीं रही है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका 17, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। देखिएगा, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? मतलब आपसे पूछा है कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 एंड 8 यूटी। आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगाता है? चलिए, आते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जूम करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। जैसे देखिएगा, ये रहा अपना भारत का मैप, और आपको ये बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा कवर करता है। चलिए देखिएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, चलिए देखिएगा यहाँ पे, अगर बात करें राज्य के बारे में तो सबसे ज्यादा राज्य से सीमा लगता है यूपी का, ठीक है। किसका लगता है? यूपी का। ये रहा अपना यूपी। अब हम लोग देखते हैं कि किसके साथ सीमा लगाता है। देखिएगा, सबसे पहले तो राजस्थान के साथ, यहाँ पे देखिए इसका सीमा कवर कर रहा है। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का सीमा, ठीक है। ये रहा आपका यूपी का सीमा। देखिए किसके साथ ये कवर करता है। इसे कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है। अब देखिएगा, ये राजस्थान से कवर किया, दूसरा एमपी से मतलब मध्य प्रदेश से, तीसरा मध्य प्रदेश से ये लोग कौन सा हुआ है? तो ये हुआ है आपका राजस्थान, ठीक है। उसके बाद फिर आइएगा अपना झारखंड, सॉरी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, 3 हुआ। उसके बाद देखिए झारखंड से कवर कर रहा है, अपने बिहार से कवर कर रहा है, 5 हुआ। उसके बाद ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ये देखिएगा हरियाणा, ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद फिर देखिएगा आपका और कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, 7, और फिर आपका 8, मतलब 8 राज्य से यूपी जो है 8 राज्य से सीमा साझा करता है। कितने राज्य से? तो 8 राज्य से सीमा कौन साझा करता है? यूपी, 8 राज्य, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि क्या किसी यूनियन टेरिटरी से साझा करता है? तो जी हाँ, यहाँ पे देखिएगा आपका दिल्ली, ये देखिए ये रहा आपका दिल्ली, तो एक यूनियन टेरिटरी से भी साझा करता है, एक यूटी से, और वो यूटी कौन सा है? वो है आपका दिल्ली। क्या इसका इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है? तो जी हाँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो नेपाल से, ठीक है। ये आपका एक कंट्री से भी सीमा साझा करता है, और कंट्री कौन हो जाएगा? तो कंट्री हो जाएगा नेपाल, ठीक है। कंट्री कौन सा हो जाएगा? नेपाल। अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा सीमा और सबसे कम सीमा किस राज्य से कवर करता है? यूपी जो है सबसे ज्यादा सीमा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मध्य प्रदेश से, ठीक है। सर्वाधिक सीमा किसे साझा करता है? तो ये करता है आपका मध्य प्रदेश से। और सबसे कम सीमा किसे साझा करता है? तो ये करता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। आप ये भी याद रखोगे। एक और क्वेश्चन,
आप कह सकते हो पूरे भारत का, ठीक है, पूरे भारत का। जैसे अभी यूपी का एग्जाम है तो यूपी के लिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ सकता है पूरे भारत का, या फिर यूपी का एक जिला का नाम बताइएगा जो 4 राज्य से सीमा साझा करता है। और पूरे भारत में ऐसा कोई भी जिला नहीं है, पूरे भारत में किसी भी राज्य का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो 4 राज्य से सीमा साझा करता है, सिवाय यूपी में स्थित एक जिला। वो कौन सा जिला है? तो वो ही आप याद रखिएगा, सोनभद्र जिला, ठीक है। सोनभद्र जिला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है यूपी में, ठीक है। ये देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे सोनभद्र जिला है यूपी में। और ये कितने राज्य से सीमा साझा करता है? तो पहले आप देख रहे हो, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हुआ छत्तीसगढ़, ये हुआ झारखंड, और ये हुआ अपना बिहार। किसे किसे? तो मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, इतने राज्य से सोनभद्र जिला जो है आपका सीमा साझा करता है, जो पूरे भारत का एकमात्र जिला है 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला। दूसरा आप याद रखोगे कि यूपी से ही कौन अलग हुआ? तो उत्तरांचल अलग हुआ। कल की वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। उत्तरांचल अलग हुआ 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 2007 में उत्तरांचल से क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। यूपी के सीएम कौन है अभी? तो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हो जाएगी आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और यहाँ भी राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास बनकर के उभरेगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? यूपी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया है? देखते हैं ऑप्शन को हम लोग, जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सिरी का किला और हजार खंभा महल। तो ये सारा जो जगह आप देख रहे हो, ये सारा जो मॉन्यूमेंट आप देख रहे हो, ये सारा का स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो था किस वंश का था? तो ये था आपका खिलजी वंश का। किस वंश का? खिलजी वंश का, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? तो खिलजी वंश का स्थापना हुआ था 1290 से 1320 के बीच में, ठीक है। स्थापना कौन किया था? तो स्थापना किया था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। स्थापना कौन किया था? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा आपका खिलजी वंश का स्थापना किया था। इसी का भतीजा, इसी आदमी का भतीजा था और साथ में दामाद भी था, ठीक है। भतीजा और दामाद कौन था? तो यही था आपका अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम था अली गुरशाब, अली गुरशाब, ठीक है। इसी का भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहा था, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक रहा था, ठीक है। अगर बात करें तो ये बहुत परिवर्तन भी किया था। जैसे इसका एक सेनापति था, ठीक है, इसका एक सेनापति था मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर, जो इसके विजय अभियान में इसका बहुत बड़ा हेल्पर था, इसका बहुत बड़ा सहायक था। ये बहुत कुछ किया, जैसे आपका सैनिकों को नकद वेतन तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू करवाई। जैसे आज के टाइम में आपका आईडी कार्ड होता है ना क्लास के लिए, कोचिंग के लिए, तो वैसा ही हुलिया लिखना शुरू किया था। और ये क्या किया? तो फिर देखिएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करवाया। बाजार नियंत्रण प्रणाली, क्यों बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करवाया? क्योंकि ये क्या किया था, अपने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा दे रहा होगा, तो इसीलिए क्या किया कि बाजार में सारे सामान का एक कॉस्ट को नियंत्रित करवा दिया गया कि अगर ये साबुन 5 रुपया का है तो 5 रुपया का ही बिकेगा, उससे ज्यादा का नहीं बिकेगा। तो उससे क्या हो रहा था कि सैनिक लोग उसी वेतन में सर्वाइव कर पा रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया, इट मीन्स कि इसके पहले नकद वेतन नहीं दिया जाता था, तो क्या दिया जाता होगा? तो इसके पहले इक्ता व्यवस्था था, ठीक है। इक्ता व्यवस्था क्या होता है? तो इक्ता व्यवस्था होता है जमीन, वेतन के बदले जमीन देना, वेतन के बदले जमीन देना। और ये प्रथा कौन शुरू करवाया था? इल्तुतमिश, ठीक
ठीक है, इसी को कहते हैं इक्तादारी प्रथा। इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा शुरू हुआ, जिसमें वो वेतन के बदले क्या करता था, जमीन देता था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी क्या किया, जमीन देना बंद किया और क्या करवाया, नकद वेतन देना शुरू करवाया। सैनिकों का हुलिया लिखना प्रथा चालू करवाया। एक चीज और, सैनिक लोग क्या करता था, इन लोग के ऊपर जब प्रेशर नहीं होता था तो इन लोग अपना घोड़ा जो युद्ध के लिए दिया जाता था, घोड़ा को ले जाकर के बेच देता था। तो घोड़ा दागने का प्रथा भी चालू करवाया। घोड़ा दागने का प्रथा, घोड़ा दागने का प्रथा। देखिएगा, आपसे क्वेश्चन बनता है कि आपका दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दक्षिण भारत की ओर रुख किया। तो पहली बार रुख किया था गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का शासक। लेकिन दक्षिण भारत को जीत कौन पाया था, तो दक्षिण भारत को जीता था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू करवाया। और फिर आपका अलाई दरवाजा हो गया, सीरी का किला, हजार खंबा महल और जमैयत खाना मस्जिद, ये सारा कौन स्थापना करवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ही करवाया था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का चर्चा किस अनुच्छेद में है। मतलब राज्य केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाए जाने के लिए क्या बनाया जाता है, तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, कहां पर यह दिया गया है, तो अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को पावर है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन होता है। ठीक है, ये पावर किसके पास है, तो ये पावर है राष्ट्रपति के पास। ये जो अंतरराज्यीय परिषद है, इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं, देखिएगा, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, तो पहले तो पीएम होते हैं। ठीक है, 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। और कौन होते हैं, तो सभी राज्यों के सीएम होते हैं, सभी राज्यों के सीएम। ठीक है, और फिर जो आपका यूटी बचा, जो आपका यूटी में जो प्रशासक होता है या उपराज्यपाल होता है, जो भी होता है वो भी इसमें होता है। तो टोटल इतने सारे मेंबर होते हैं और इनका बैठक होता है। ठीक है, हर एक साल इनका बैठक होता है अंतरराज्यीय परिषद का, और इनका काम होता है राज्य और राज्य। ठीक है, मान लो कि 2 राज्य झगड़ा कर लिया, तो राज्य और केंद्र के बीच समन्वय बैठाने का काम किसका होता है, अंतरराज्यीय परिषद का। एक चीज और देखिएगा, आपसे कभी कभी पूछता है कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में 1-2 आयोग का नाम पूछ लेता है। तो 2 आयोग बहुत फेमस है, एक हो जाता है आपका पुंछी आयोग। क्वेश्चन बनेगा कि पुंछी आयोग किस चीज से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ सकता है एक तो और, ये भी बहुत बार एग्जाम में बना है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो ये भी हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। तो दोनों के बारे में याद रखिएगा कि केंद्र और राज्य के बीच जब डिस्प्यूट हो जाता है तो उनके बीच संबंध को सही करने के लिए इस सब आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए, राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन आता है, राधा मोहन कप हो गया, एजरा कप हो गया, पृथ्वीपाल सिंह कप हो गया, ये सब टाइप का एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है स्टैटिक के रूप में कि ये सब का स्थापना कौन करवाया था। जैसे देखिएगा, तो राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है, तो पोलो से संबंधित है। जैसे 1, 2, 4 नाम आप और देख लीजिएगा। पहला तो हो गया आपका यही वाला राधा मोहन कप, दूसरा आप देख सकते हो एजरा कप। ठीक है, ये इसके बारे में भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है, एजरा कप से। एजरा कप किस खेल से संबंधित है। तीसरा आपसे पूछ सकता है पृथ्वीपाल सिंह कप, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये सारा का सारा किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पोलो से संबंधित। ठीक है, जैसे आपका देखते हैं बैडमिंटन। ठीक है, जैसे आपका ये होता है, अभी रिसेंटली इंडोनेशिया और चाइना के बीच हुआ था। ठीक है, थॉमस कप हो गया आपका, और एक महिला के लिए जो होता है। ठीक है, देखिएगा, जैसे महिलाओं का कौन सा कप होता है बैडमिंटन में, उबेर कप होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली चर्चा में था इंडोनेशिया और चाइना की वजह से। और फिर आपका अगर पुरुष का पूछता है, प्रॉपर पुरुष का ही कौन सा कप होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थॉमस कप। ठीक है, ये आपका उबेर कप हुआ, थॉमस कप हुआ, चड्डा कप हुआ। ठीक है, चड्डा कप, तो ये भी आपका किसका हो जाता है, ये भी होता है आपका बैडमिंटन का। उबेर कप हुआ, थॉमस कप, चड्डा कप। और देखिएगा, जैसे नारंग कप हो गया, नारंग कप। ठीक है, नारंग कप, अमृत दीवान कप, ये सारा आपका बैडमिंटन से है। और ये आप याद रखोगे आपका किससे है, तो ये हो जाएगा आपका
पोलो से। ठीक है, अगर बात करें पोलो के बारे में तो आपको पता होगा एक दिल्ली सल्तनत का इंपॉर्टेंट शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए, जिसको चौगान भी कहते हैं, मतलब चौगान जो था वो पोलो टाइप का ही खेल था और उसी से गिर करके उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इनमें से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है? सरोजिनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, एंड इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण कोकिला, स्वर्ण कोकिला। ठीक है, ये बहुत बड़ी कवित्री थी। ठीक है, बहुत कविताएं लिखा करती थी, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज्यादा एक्टिव ये रही थी, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। अगर बात करें सरोजिनी नायडू के बारे में तो ये हैदराबाद की थी। ठीक है, हैदराबाद की थी और इसीलिए इनका एक और पुस्तक है जिसका नाम है हैदराबाद के बाजार में। हैदराबाद के बाजार में ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। आपसे सवाल किया है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो स्वर्ण कोकिला सरोजिनी नायडू के द्वारा। इनके जन्म दिवस पर, जन्म दिवस तो आप नहीं कहोगे, जयंती पर कब होता है? 13 फरवरी। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है, मतलब जयंती है, और इसीलिए इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाओं का एक और दिवस होता है 8 मार्च को। ठीक है, ये कौन सा महिला दिवस हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है। अगर बात करें सरोजिनी नायडू के बारे में तो ये आईएनसी, आईएनसी मतलब क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 ईस्वी में कौन रही थी? तो सरोजिनी नायडू। देखो इस चीज पे बल दिया जा रहा है कि प्रथम भारतीय महिला, इट मीन्स कि कोई और महिला थी जो भारतीय नहीं थी, वो इनसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर रह चुकी है, अध्यक्ष रह चुकी है। तो आप हम बहुत बार बताएं, आप बस इतना याद रखना कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। इसमें जब आप 8 जोड़ते हो तो कहां पहुंच जाओगे? 1925 में। 1925 में कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। इसमें आप फिर से जब 8 जोड़ते हो तो आप कहां पहुंच जाते हो? 1933 में। और 1933 में कौन बनी थी? नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता। तो आजादी से पहले आईएनसी की ओनली 3 महिला अध्यक्ष रही थी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। और बहुत आसान है, 8 का ऐड करते जाओ और सबका ईयर भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आजादी के बाद तो और भी रहे हैं आपकी, वो क्या नाम है उनका, सोनिया गांधी लोग रही थी। चलिए ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1933 तो उनका हो गया और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, आप एक चीज और याद रखोगे कि भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, कहाँ की थी? तो यूपी की। यूपी की पहली महिला, यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू, ये भी आप याद रखोगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं 9 क्या कह रहा है। ये देखिएगा, अभी दरोगा में पूछा हुआ था, मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री है, प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री 2800 राज्य में, और यूटी में भी है, जैसे आपका पुदुचेरी हो गया, जैसे आपका वो क्या हुआ, दिल्ली हुआ, केजरीवाल जी। तो 167 में क्या दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री का कौन कौन सा कार्य होगा। मुख्यमंत्री से आपका सवाल आ सकता है कि मुख्यमंत्री, पहले के टाइम में क्वेश्चन बहुत पूछता था कि मुख्यमंत्री का क्या होता है, मनोनयन होता है, निर्वाचन होता है या नियुक्ति होता है। तो आप याद रखोगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, क्या याद रखोगे? तो आप याद रखोगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करवाता है? तो ये करवाता है राज्यपाल। मतलब शपथ कौन ग्रहण करवाएगा? शपथ ग्रहण करवाएगा राज्यपाल। दूसरा देखिएगा, मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है? तो विधानसभा में, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल मतलब जिस भी दल को बहुमत मिला है, मैक्सिमम वोट मिला है, बहुमत दल के नेता को सीएम नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, किसी भी राज्य का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? किसी भी राज्य का
किसी भी राज्य का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? नाम मात्र का प्रमुख, ठीक है, तो प्रमुख होता है राज्यपाल। कहने को राज्यपाल के पास पावर है, लेकिन बेचारे के पास कोई पावर होता नहीं है। मेनली ये एक एजेंट टाइप का काम करता है केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक है। मतलब राज्य दिन भर में क्या करता है, या सारा खबर राज्यपाल किसके पास भेजता है? राष्ट्रपति के पास भेजता है। जबकि आपसे पूछे किसी भी राज्य का मेन प्रमुख कौन होता है, मतलब रियल में पावर इसके पास होता है, कौन होता है? तो ये कौन होता है? ये होता है आपका सीएम। एक क्वेश्चन और ये सवाल करता है कि मंत्री परिषद, अब मंत्री परिषद दोनों जगह होता है, कहाँ कहाँ होता है? तो राज्य में भी होता है और आपका केंद्र में भी होता है। तो राज्य और केंद्र में मंत्री परिषद का संख्या कितना होगा, या मंत्री परिषद का आकार कितना होगा, ये चीज आपका किस आर्टिकल के तहत या फिर किस संशोधन के तहत किया गया, ये आप बताइएगा। यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि मंत्री परिषद का जो आकार होता है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, लोकसभा या विधानसभा के टोटल सदस्य के 15% से ज्यादा, टोटल सदस्य के 15% से ज्यादा मंत्री परिषद में मेंबर नहीं होना चाहिए। मंत्री परिषद में मेंबर नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था ना कि जब ये चीज नहीं था तो फिर क्या होता था, कितना भी मंत्री बना दिया जाता था, लेकिन संशोधन करके ये डाला गया कि 15% से ज्यादा मंत्री परिषद में मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो 15% बताया, और कम से कम में बताया गया कि 12 संख्या से 12 से कम नहीं होना चाहिए और 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये प्रोविजन जो है कब किया गया? ये किया गया आपका 2003 में। और कितने नंबर का अमेंडमेंट से हुआ था, ये आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 167। एक चीज और दिखेगा, 167। 123 में क्या बताया गया? तो 1 से 123 में बताया गया है राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति, ठीक है। जैसे 213 में क्या बताया गया? राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन थे? कौन था ये सिकंदर? वही सिकंदर जिसके बारे में कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। पता नहीं वो महान था या नहीं था। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कि सिकंदर के साथ कौन सा लेखक भारत आया था। तो देखते हैं हम लोग, निर्याकस, आनेसिक्टस एंड अरिस्टोबुलस। तो जी हाँ, ये तीनों आए थे। आपको याद रखना होगा कि अरिस्टोबुलस, आनेसिक्टस और निर्याकस जो था सिकंदर के साथ भारत आया था। ये सारा आपका यूनानी लेखक था। देखो क्यों लेकर के आता था इन लोग लेखक को, जो कि इन लोग तो आक्रमणकारी था। तो आप ही देखो, आज ही आप कहीं घूमने जाते हो, मोबाइल लेके जाते हो, फोटो खींचते हो, स्टेटस लगाते हो, तो आपको भी तो दिखाना होता है। वैसे इनको भी दिखाना होता था, क्योंकि उसमें मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, इसलिए क्या लेकर के आते थे? लेखक लेकर के आते थे, और फिर लिखते थे, मतलब लिखवाते थे कि हम कहाँ गए, वहां का माहौल कैसा था, सब कुछ कैसा रहा था, ठीक है। अब राम जाने इसमें फैक्चुअल होता था कि नहीं होता था, क्योंकि अपने दरबार का जो राजा महाराजा होता था वो अपने बारे में बढ़िया चीज लिखाता था, और ये लोग आते थे जो लेखक को लिख करके, वो उन लोग के बारे में अच्छा चीज लिखता था, आक्रमणकारियों के बारे में। चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सिकंदर के बारे में जानते हैं। सिकंदर, ठीक है, सिकंदर जिसको क्या कहा जाता था? विश्व विजेता मतलब ऐसा नहीं है कि आज के जैसा 192 193 देश को ये जीत चुका था। उस समय देशों की संख्या इतनी नहीं थी। अब अपने ही भारत में देखो ना, भारत को आज कितने भागों में बांट दिया गया। अंग्रेज जब से आए, अफगानिस्तान अलग, पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार सब अलग कर दिया गया। सारा अपना भारत ही था। तो उस समय इतना बड़ा देश नहीं था, मतलब इतना सारा देश नहीं था, देश बड़ा बड़ा था लेकिन कम था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग देश जीत गया था, लेकिन अपना भारत कौन जीत सकता है? भारत नहीं जीता था। ब्यास नदी को पार करने से इसकी सेना मना कर दी थी, तो ये भारत को नहीं जीत पाया था। देखिएगा, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 बीसी में। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 बीसी में, और ओनली 20 साल की आयु में ये आपका राजा बना, ठीक है। 20 साल की आयु में, 20 वर्ष की आयु में, इट मीन्स जब आप इसमें से 20 माइनस करते हो तो 336 बीसी में ये शासक बना, ठीक है। ये भारत आया था, जी हाँ भारत आया था। तो भारत ये कब आया? तो भारत ये आया था 326 बीसी में, ठीक है। 326 बीसी में ये भारत आया, और भारत से लौटा कब? भारत से लौटा कब? तो भारत से लौटा था 325 बीसी में। टोटल कितने समय तक भारत में रहा? तो 19 महीने तक। टोटल कितने समय तक भारत में रहा?
19 महीने तक। अगर आपसे और भी सवाल करता है कि क्या इसका भारत में किसी के साथ युद्ध हुआ था, तो हाँ, एक युद्ध हुआ था, हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच, ठीक है, हाइडे स्पीच का युद्ध। कोई लोग इसको वितस्ता का युद्ध भी कहता है, वितस्ता का युद्ध, ठीक है। किसके बीच हुआ था, तो पंजाब का एक शासक था जिसका नाम था पोरस, और इसी के बीच हुआ था सिकंदर के बीच। लेकिन इसमें पोरस हार गया था, लेकिन इतना मतलब इतना मेहनत किया था, युद्ध जीतने का कोशिश किया था, तो सिकंदर इससे बहुत खुश हो गया था और हारा हुआ एरिया फिर से इसको लौटा दिया था और इसको अपना मित्र बना लिया था। उसके बाद देखिएगा 325 बीसी में भारत से लौटा, और इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुआ था 323 बीसी में, मृत्यु हुआ था 323 बीसी में। इनके गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। देखो आप इस टाइप का डायग्राम में याद रखिएगा, सिकंदर, ठीक है, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, ठीक है, अरस्तु। और अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, तो अरस्तु के गुरु का नाम था सुकरात, ठीक है। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था, सुकरात। क्वेश्चन बनता है कि जो आपका सिकंदर का जो सेना था, किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, यह हार पहले ही मान लिया था, तो ये हो जाएगा आपका ब्यास नदी। और सिकंदर के आक्रमण के कारण ही भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नंद वंश को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापना किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।